क्या होता है हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का। देखिए देखिए होता ये है कि जब वायर से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं, कंडक्ट हो रहे होते हैं, जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट हो रहे होते हैं, तो आपको हमने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम से ही निकलेंगे, वो आयन की फॉर्म में पॉजिटिवली चार्ज हो चुका होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लगातार उनसे टक्करें करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जिस वेलोसिटी से ये इनिशियली स्टार्ट हुए थे, बेसिकली उसी वेलोसिटी से ये नहीं चलते हैं, ये टक्कर करते हुए एक एवरेज वेलोसिटी से चलते हैं। यानी मान लीजिए अगर 10 मीटर पर सेकंड, जस्ट इमेजिन, हम इतना तेज बता नहीं रहे, 10 मीटर पर सेकंड की बात अगर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकला 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन अब क्या हुआ, जब यहां पे इसने कोलिजन किया, इन आयंस से टकराना हुआ या इनका वाइब्रेशन हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी स्पीड गिर के मान लीजिए 7 मीटर पर सेकंड की तरफ चलने लगा, ठीक। 3 मीटर पर सेकंड की इसमें कमी आ गई। तो ये जो कमी है, उसके बाद, कमी के बाद जो इसकी वेलोसिटी बचती है, ये हो जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इस नॉर्मल एवरेज वेलोसिटी से आगे चल रहा होगा, तो ड्रिफ्टिंग जो हो जाती है, वेलोसिटी में ड्रिफ्टिंग क्यों हुई, कमी क्यों आई, क्योंकि इसने टक्करें की, किससे, अंदर प्रेजेंट पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस से। तो जब ये कोलिजन्स हुए, इसकी वजह से क्या हुआ, आपको पता है जब कभी कोई दो चीजें टकराती हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी का लॉस होता है। नो डाउट आपने देखा काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, 3 मीटर पर सेकंड की एनर्जी का लॉस हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी का तो हुआ लॉस, और इस लॉस को वो किस फॉर्म में रिलीज करेगा, वो रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है, ये किस फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ, हीट की फॉर्म में ये लॉस हुआ। तो यही कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर कभी इलेक्ट्रिक करंट बह रही, यानी चार्ज किसी कंडक्टर में कंडक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, वो चार्ज लगातार कोलिजन्स की वजह से या वाइब्रेशंस की वजह से क्या करेगा, एक अपने अंदर से कुछ एनर्जी को लॉस करेगा, वो लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट करेगा, और यही इफेक्ट जो हमें बाहर शो होगा, ये हीटिंग इफेक्ट होगा, इससे ये वायर या ये कंडक्टर गर्म फील होगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ये चीज किसने देखी थी, ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने देखी थी। तो जूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको देखा कि जो ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये हीट किस लेवल पे और किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन्होंने कहा कि जो हीट प्रोड्यूस होती है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आई स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टी के भी। अगर हम इंडिविजुअल कहें तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H is directly proportional to R, and H is directly proportional to small t. Small t is the time, R is the resistance, I is the current. तो कह रहे हैं कि ये जो हीट प्रोड्यूस होगी, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, कितनी देर, कितना करंट बह रहा है उसके स्क्वायर पे, यानी कि करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, कितना रेजिस्टेंस है इस वायर का उसके ऊपर, यानी कि ये रेजिस्टेंस मींस हिंड्रेंस, कितना वायर इसे रोक रहा है, जितना ज्यादा ये रोकेगा उतनी ज्यादा टक्करें होंगी, उतना ही ज्यादा इसकी हीट प्रोड्यूस होगी, और कितने टाइम तक ये करंट या इलेक्ट्रॉन्स या ये आयंस की फॉर्म में ये जो मूवमेंट है ये होता रहेगा, ये उस टाइम पीरियड के ऊपर भी डिपेंड करेगी। ये किसने कहा, ये जूल साहब ने कहा था। समझ में आई बात या नहीं? ठीक है। आप कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। यहां तक ये समझ में आया, ये जूल का जो था
ये इन्होंने बताया कि भाई हीटिंग इफेक्ट में क्या इनका योगदान था। ठीक, तो कह रहे हैं कि ये चीज हीटिंग इफेक्ट का रोल हम कहां पे यूज कर सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट हम कहां कहां यूज करते हैं। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक कैटल होगी, इलेक्ट्रिक कैटल क्या करती है कि वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ रही है, तो कैटल का जो फिलामेंट है वो हीट अप हो जाएगा, क्योंकि उसके फिलामेंट को इस तरीके से रखा जाता है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो भैया वो हीट अप हो जाएगा, और वही हम लोग आयनिक जो आयन होती हैं, इलेक्ट्रिक आयंस, जिसके हम लोग हिंदी में स्त्री या प्रेस कहते हैं, वो आयंस जो हैं वो क्या कर रही हैं, उनमें भी रेजिस्टेंस हाई होता है, और उनमें जो रेजिस्टेंस होता है वो कुछ इस तरीके से वायर को फिलामेंट की फॉर्म में ऐसे रख देते हैं, ये फिलामेंट ये गर्म हो जाता है, और इससे क्या होता है कि हमारी आयन जो है वो गर्म हो जाती है। ठीक, तो ये बातें, ये एप्लीकेशन है। इसके अलावा एक एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक बल्ब का भी रहता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसमें भी क्या होता है, ये एक फिलामेंट होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो क्या होगा कि ये क्या करेगा, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो ये रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से ये गर्म हो जाएगा, और ये गर्म होते होते कैसा हो जाएगा, ये रेड हॉट हो जाएगा। ठीक है, लाल तक हो जाएगा, और लाल होने के बाद जैसे जैसे हीट बढ़ती जाती है, याद रखिएगा, जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म होगा, मेटालिक ऑब्जेक्ट, वो गर्म होने के बाद में पहले रेड लाइट को अपने अंदर से निकालेगा, इमिट करेगा। अगर वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, हीट जो है वो गर्म होते होते, आपने देखा होगा कभी किसी कमरे में हम किसी चीज को गर्म करें और कमरे की लाइट बंद कर दें, तो गर्म होते 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 क्या होता है, लोहार के पास जाते हैं, जब लोहा गर्म हो रहा होता है तो वो रेड कलर का हो जाता है, देखा है। लेकिन जब ये गर्म होते होते रेड कलर का हो जाता है, तो क्या इससे ज्यादा गर्म नहीं होगा, इससे भी ज्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं कुछ फिलामेंट्स के या कुछ मेटल्स के। तो मेल्टिंग पॉइंट इतने हाई होते हैं कि रेड हॉट के बाद ऊपर की तरफ और ज्यादा गर्म होंगे। जब ये और ज्यादा गर्म होते हैं तो ये लोअर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करते हैं। लाइट, रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो रेड से पीछे येलो भी आती है, तो येलो कलर की, ब्लू कलर की फ्लेम्स भी बाद में निकलेंगी। समझ में आई बात या नहीं? अगर ब्लू कलर की फ्लेम निकल रही है इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा ही गर्म हो चुका है। क्लियर? तो ये हीटिंग इफेक्ट की बात थी, ये बात जूल साहब ने बता दी थी। आते हैं अब नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो भैया आपने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करने जा रहे हैं, और उसमें हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी, पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि भैया डेफिनेशन क्या होती है। द टोटल वर्क डन बाय अ करंट ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्योंकि एनर्जी का मतलब है वर्क डन जो है वो एनर्जी में ही कन्वर्ट होता है, तो कितना काम किया करंट ने इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहेंगे। द टोटल वर्क डन बाय अ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। भैया आपको पता है कि करंट वर्क डन कर रही है, तो करंट आपको पता है क्या होती है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यही होता है। और वर्क डन कर रही है, वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो हम वहां से ये फॉर्मूला बना लेंगे, क्या बना लेंगे, W इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक, तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, वी आई टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आई टी हो जाएगा। ठीक, अब क्लियर है? ठीक भैया, अब देखिएगा यहां पे कि W इज इक्वल टू हो गया वी आई टी। अब V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, पता है हमें।
इसके अलग अलग फॉर्मूला डराइव कर रहे हैं। देखिए पहला फॉर्मूला तो हो गया W इज इक्वल टू QV, अलग अलग फॉर्मूला डराइव कर रहे हैं, W इज इक्वल टू QV। फिर से देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है कि कोई भी करंट जब किसी सर्किट में जाएगी तो कितना वर्क डन करेगी, वही उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना। यही बात हमने बताई आपको। अब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्योंकि करंट की बात हो रही है तो हमें ये बात पता होना चाहिए, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। और हमें पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू पता है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से हमने निकाला W इज इक्वल टू क्यू वी। ये हमारा पहला फॉर्मूला हुआ वर्क डन का। जितना भी वर्क डन होगा वही एनर्जी है, याद रखिएगा, ये जो एनर्जी जा रही है यही वर्क डन है। ठीक, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन में एनर्जी पूछना है तो आपको वर्क डन ही निकालना पड़ेगा। अब अगला क्या हुआ, हमने Q की वैल्यू रख दी IT, Q इज इक्वल टू IT, तो हमने W इज इक्वल टू VIT निकाल दिया। अगला फॉर्मूला हो गया, यानी कि अगर इन टर्म ऑफ V, I और T दिए हुए हैं वैल्यूज क्वेश्चन में, तो एनर्जी कितनी होगी, W इज इक्वल टू VIT। और अगर हमें पता है जूल्स ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ से, तो हमने कहा V इज इक्वल टू IR, तो V की जगह हमने IR रखा और मल्टीप्लाई इन दोनों से तो करेंगे ही करेंगे, I इंटू टी, तो क्या आया I स्क्वायर RT। ठीक, समझ में आई बात। अब I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो I स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू RT। R स्क्वायर से R कैंसिल हो गया, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर बाई R इंटू टी। ये हमारे पास किसके निकल गया है, वर्क डन के फॉर्मूलाज निकल गया है कि भैया वर्क डन कितना होगा किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। अगर ये दिया हुआ है Q और V तो हम निकाल लेंगे QV से। अगर हमें VIT दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम VIT से निकाल लेंगे। अगर हमें दिया हुआ है I स्क्वायर RT तो हम इसको IRT दिया हुआ है तो I स्क्वायर RT से निकाल लेंगे वर्क डन। और अगर V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है तो V स्क्वायर बाई R इंटू टी निकाल देंगे तो भी हो जाएगा। तो हमारे पास ये एनर्जी के इतने फॉर्मूलाज आ गए, इसको लिख लीजिएगा, एनर्जी के ये फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी क्वेश्चन आएंगे। और ये हीट का है, ये हीट का है, ठीक है, ये हीट के फॉर्मूला है कि हीट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, I स्क्वायर RT। जरा आप कहीं गौर करिए, ये फॉर्मूला मिल रहा है किसी से, ये हीट का फॉर्मूला कहीं मिल रहा है वर्क डन से, ये वाला मिल रहा है ना भैया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लगभग ये इसके जो भी होगा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। इट मींस हम कह सकते हैं हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, हीट क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ये वर्क डन से प्रोड्यूस हो रही है। और ये वर्क डन कहां पे हो रहा है, ये I, R और T के रिस्पेक्ट में वर्क डन हो रहा है। ठीक, समझ में आ गई बात या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी वर्क डन है वो सब हीट प्रोड्यूस करेंगे, सब के सब हीट प्रोड्यूस करेंगे, कह सकते हैं। सो W इज इक्वल टू H इज इक्वल टू VIT, I स्क्वायर RT और V स्क्वायर T बाई R। कह सकते हैं W इज इक्वल टू H इज इक्वल टू VIT, VIT है कहीं, VIT I स्क्वायर RT और V स्क्वायर बाई R इंटू टी। ये एक फॉर्मूला बन गया, ये जनरल फॉर्मूला। जब भी आप याद करेंगी ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, हर न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो जाएगा। और ये वाला तो बेसिक है, ये तो आपको पता पोटेंशियल डिफरेंस वाला है, इसलिए हमने इसको लिखा नहीं, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक,
आगे बढ़ा जाए। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। ये समझ में आ गया, कोई इसमें तो दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। पावर क्या होती है? देखिए, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब ये हुआ कि रेट एट विच वर्क इज डन इन बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि किस रेट से वर्क डन हो रहा है। इलेक्ट्रिक पावर क्या हुआ? P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। किस रेट से वर्क डन हो रहा है वो कहलाती है पावर। एनर्जी क्या थी? कितना काम कर रहा है वो एनर्जी है, और कितनी देर में कितना काम कर रहा है ये इसकी पावर है। ठीक है, या डब्ल्यू को ऊपर रखते जाओ, सब में आंसर पाते जाओगे पावर के। तो P इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला बना W इज इक्वल टू वी आई टी, रख दो वी आई और T अपॉन T। T से T कैंसिल हो गया, P इज इक्वल टू वी आई आ गया, पहला फॉर्मूला पावर का। ठीक, दूसरा W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी रख दो, तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई टी में रख दो आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। ये कैंसिल हो गया, फिर क्या आया? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। दूसरा फॉर्मूला पावर का तैयार है। अब तीसरे में ये वाला रख दो, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, एक मिनट, अपॉन टी। नहीं दिख रहा? थोड़ा सा कॉर्नर है अब तो और ये सुन। ठीक है, तो इसको रखेंगे तो क्या हुआ? ये कैंसिल हो गया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। भैया सारे फॉर्मूले तैयार है, कोई दिक्कत? नो सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूलाज देखिए, P के हमें पावर के फॉर्मूले मिल गए। ये अलग से लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में, अलग से लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। वर्क डन के फॉर्मूले मिल गए हमें, ये वर्क डन के फॉर्मूले हो गए, और ये हीट या वर्क डन एक ही चीज है तो उसके भी फॉर्मूले हो गए। तो हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट से क्या क्या चीजें देख ली? हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी देख ली, हमने पावर देख ली। ठीक, अच्छा पावर की यूनिट क्या होती है जरा ये बताओ? पावर की यूनिट क्या होगी? पावर की यूनिट होती है, हाँ वॉट होती है, लेकिन वॉट को कैसे लेंगे? वर्क डन क्या हुआ? वर्क डन को लेते हैं तो जूल वॉट पर वी आई से ले लो, वोल्ट इंटू एम्पियर। P इज इक्वल टू वी आई से लो, यहां से ले लो वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक है, यहां से इसकी डेफिनेशन निकाल लेंगे। तो वन, इसको क्या कहते हैं? वॉट। इसको थोड़ा साफ कर दें, देखिए वॉट की डेफिनेशन बना लेते हैं। चाहे जूल पर सेकंड कह दो, चाहे वोल्ट इंटू एम्पियर कह दो, आएगा वॉट ही। ठीक है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आइए अब इसके ऊपर एक ये देख लें डेफिनेशन कैसे बनेगी। अब देखिए पावर क्या है? पावर क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ वर्क डन है ना? तो कह रहे हैं कि पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी 1 वॉट। अब यहां से निकालेंगे 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। यहां से निकालेंगे डेफिनेशन, देखिएगा। कह रहे हैं कि पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी 1 वॉट if 1 ampere of current flows in it, if 1 ampere of current flows in it against a potential difference of 1 volt। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ और उसमें 1 एम्पियर का करंट बहे तो उस सर्किट की पावर कितनी होगी? 1 वॉट होगी। या इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कहेंगे कि 1 वॉट की पावर
है। ठीक, यस सर। ठीक है, तो डेफिनेशन होगी पावर की भी। चलिए, अब पावर की अगर वॉट है, यूनिट इसकी वॉट है, तो इससे बड़ी यूनिट का यूज हम लोग करते हैं घर में, किलो वॉट। लो किलो का मतलब होता है जब भी कभी किलो लगा दिया है तो किलो का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि 1000 वॉट को हम कहते हैं 1 किलो वॉट। ठीक, लगाते तो 2 जीरो लगते हैं ना, तो 3। तीन बेटा, किलो का मतलब 1000 होता है। 1 किलो ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ऐसे याद रखो। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो जब कभी किलो वॉट आएगा तो 1000 यानी 1000। अब इसी से हमारी निकलती है कॉमर्शियल यूनिट। इसी से हमारी क्या निकलती है? कॉमर्शियल यूनिट। घर में हम लोग किलोवाट में ही यूज करते हैं कि कितने किलोवाट का कनेक्शन है आपका, है ना। तो कहते हैं किलोवाट का तो कनेक्शन हो गया, लेकिन कॉमर्शियल यूनिट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग जो कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यानी जहां लेन देन पैसे की बात हो रही है, उस यूनिट को हम लेते हैं किलोवाट आवर में। जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलो वॉट आवर। ठीक है, तो किलो वॉट आवर में हम लेते हैं। किलो वॉट आवर क्या हुआ? देखिए 1 kWh इज इक्वल टू 1 किलोवाट 1 घंटे में। अगर हम किसी भी सर्किट में 1 किलोवाट का कंजम्पशन कर रहे हैं 1 घंटे में, तो हम कहेंगे कि हमारा कितना किलोवाट है? 1 यूनिट। इसे 1 यूनिट भी बोलते हैं, 1 यूनिट। ठीक है, ये 1 यूनिट के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक, कॉमर्शियल यूनिट है ना ये, 1 किलोवाट आवर हमारी कॉमर्शियल यूनिट है। ठीक, अब अगर इसे जूल में कन्वर्ट करो, 1 किलोवाट आवर को जूल में, तो 1 किलो, इसको जूल में कन्वर्ट करना है। 1 किलो का मतलब क्या हुआ? 1000, ये हो गया किलो, यानी कि अब हो गया 1000 वॉट इंटू 1 आवर। 1 आवर को, 1 घंटे को, 1 आवर को हम किसमें सेकंड में लिखेंगे? कितने सेकंड हो गए? 60 सेकंड इंटू 60 मिनट, है ना। 60 मिनट को 60 घंटे से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 घंटे में टोटल सेकंड आ जाएंगे कितने? 3600, है ना। 3600 आ जाएंगे, 3600 सेकंड। 1 घंटे में टोटल सेकंड कितने होंगे? 1 घंटे में सेकंड कैसे निकलेंगे भैया? 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकंड, तो टोटल सेकंड कितने आए? 3600। तो अब 1 किलोवाट आवर की पूरा क्या हुआ? मल्टीप्लाई करके बताओ कितना हुआ? 3.6 into 10 to the power 6. 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ठीक, याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी कि आप कहते हैं कि हमारे घर में 500 यूनिट का कंजम्पशन है, हमारे घर में 200 यूनिट का कंजम्पशन है। तो ये जो यूनिट है ये कैसे बन रही है? यानी कि कोई अप्लायंस है, कोई अप्लायंस आपने जोड़ रखे हैं। मान लीजिए जैसे आपने कहा कि हमारे पास एक फैन है, ठीक है, ये 100 वाट का है। एक फैन है जो कि 100 वाट का है। एक बल्ब है जो कि 50 वाट का है। एक हीटर है जो कि 500 वाट का है। ठीक है, इसी तरह से आपने जोड़ते हुए 2-3 अप्लायंसेस जोड़ दिए और टोटल आपने कहा मेरे पास 1000 वाट का पूरा कंजम्पशन हो रहा है।
हमारे कमरे में 1000 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है लगातार। फैन है, बल्ब है, हीटर है, आपने कहा गीजर भी लगा लिया है, ठीक है, गीजर मान लो, ठीक, गीजर आपने लगा लिया, कितना बचा, 250 वाट का आपने गीजर लगा लिया, हालांकि इतना कम होता नहीं, लेकिन फिर भी आपने 250 वाट मान लिया, भैया 250 वाट का गीजर लगा हुआ है, तो टोटल हो गया आपका 1000 वाट, ठीक। 1000 वाट का अगर आप टोटल कंजम्पशन कर रहे हो कितनी देर तक, 1 घंटे तक, तो आपके कमरे का जो बिल आएगा उसको हम कहेंगे 1 यूनिट आया। अब 1 यूनिट अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट का रेट चलता है। जैसे मान लो तुम लखनऊ की बात कर रहे हो और कमर्शियल कनेक्शन है, तो लगभग तुमने कहा कि भाई 16 रुपए या 12 रुपए पर यूनिट है, तो तुमने कहा 1 यूनिट हमने कंज्यूम करी, उसका 12 रुपए से तुमने मल्टीप्लाई किया, टोटल कितना आ गया आपका, 12 रुपए पड़ गए 1 घंटे 1000 वाट को यूज करने के। तो ये कमर्शियल यूनिट निकाली जाती है, इसी के ऊपर हमारे इलेक्ट्रिक मीटर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जो घरों में इलेक्ट्रिक मीटर वगैरह लगे होते हैं वो इसी बेसिस पे काम करते हैं। वो बेसिकली मीटर क्या नापते हैं, वो यूनिट को डिसाइड करते हैं। फिर गवर्नमेंट हमारी जो है वो रेट को डिसाइड करती है कि रूरल एरिया के रेट जो है हमें 2 रुपए या 5 रुपए रखना है, हमें अर्बन एरिया के जो है वो 12 रुपए से 17 रुपए या 15 रुपए रखना है। जैसा भी वो डिसाइड करती है वैसे ही इसके रेट जो है हाई और लो होते रहते हैं। इसमें कुछ सब्सिडीज भी मिलती हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि फर्स्ट टू 500 यूनिट तक का रेट अगर 6 रुपए है, तो 500 यूनिट के बाद का रेट जो है वो 8 रुपए आएगा। यानी कि देखिए 500 के ऊपर आप जितना भी यूज करेंगे वो 8 रुपए आ रहा है और उससे पहले 6 रुपए आ रहा है। इस तरीके से हमारा पूरा बिजली का बिल जो होता है वो डिफाइन होता है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात या नहीं? तो ये कैलकुलेशन उनकी अपनी रहती है, उनके मीटर में फीड होता है, वो अपना उसके सिर्फ और सिर्फ उन्हें यूनिट डालना होती है, वो यूनिट को उसमें फीड कर देते हैं, उसके बाद वो बिल जो है अपने आप से जनरेट हो जाता है। ये पूरा ऑटोमेशन के ऊपर चल रहा हो रहा है, आजकल यही चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हीटिंग इफेक्ट का था पार्ट, और अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस की। रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, रेटिंग क्या होती, पावर रेटिंग। जैसे हम कहते हैं हमारे पास जो हम कभी बल्ब वगैरह लेके आते हैं, कहते हैं एलईडी जो है वो 12 वाट की है, या 5 वाट की एलईडी है, या 7 वाट की एलईडी है। तो भाई साहब ये 7 वाट खाली नहीं होता है, पावर रेटिंग जो है वो ऐसे नहीं चलती कि आपने कहा 2 वाट का है या 5 वाट का या 7 वाट का है। इसके साथ में पोटेंशियल डिफरेंस को भी लिखना पड़ता है कि भाई कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि पोटेंशियल कितने पोटेंशियल पे चल रही। मान लीजिए आपने कहा कोई अप्लायंस है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 100 वॉट 220 वोल्ट, समझ में आई? ऐसे इसे कहते हैं पावर रेटिंग। ये आपकी पावर रेटिंग, यानी कि अगर आप 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट का है, तब उसके अंदर पावर जो कंज्यूम होगी वो या वर्क डन होगा वो 100 वॉट का होगा। समझ में आई बात या नहीं? ठीक, पावर ऑफ 100 वॉट, यानी अगर 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसकी पावर कितनी होगी 100 वॉट होगी। ये कहलाती है पावर रेटिंग। इससे हम रेजिस्टेंस वगैरह को फाइंड कर सकते हैं। देखो ये हमें P मिल गई, ये पावर दी हुई है, ये क्या दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ है। अब आपने PV देख लिया तो आपने कहा I निकाल लो, PV दिया हुआ है I निकाल सकते हैं, ठीक है, I को फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे? P इज इक्वल टू VI होता है, तो आपने कहा P दिया है V दिया है, I फाइंड कर सकते हैं, I इज इक्वल टू P बाई V। तो कितनी करंट इसको चाहिए होगी ये समझ में आ गया, या इसमें कितनी करंट आ रही है ये समझ में आ गया। रेजिस्टेंस की बात करो तो भाई साहब रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहां से P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R से। तो आपने कहा हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये मान लो हमारा जो भी है, मान लो फैन का है दिया हुआ, या बल्ब का दिया हुआ है, या किसी भी चीज को ये दिया हुआ है कि उसकी पावर रेटिंग अगर 100 वॉट 220 वोल्ट है, तो भैया इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R इज इक्वल टू P बाई V स्क्वायर कर देंगे, हमारा निकल जाएगा रेजिस्टेंस के भैया इसमें इतना रेजिस्टेंस है। ठीक,
अगर मान लीजिए ये 250 दिया होता, फिर इसमें रेजिस्टेंस निकालेंगे तो करंट दिया रहेगा ना। नहीं नहीं नहीं, करंट की जरूरत ही कहां पड़ी बेटा। करंट अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आप रेजिस्टेंस निकाल लो कि पावर रेटिंग से डायरेक्ट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लो ना। अगर करंट दिया हुआ है तो फिर तो तुम वी आई ले लो ना, पी वी आई आर, इस वाले रिलेशन को लिखो, V इज इक्वल टू आई आर होता है, इस रिलेशन से निकाल लो। अगर करंट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, तो फिर तो हमने डायरेक्ट निकाला, पी की जरूरत ही कहां पड़ी। ये तब है जब कभी हमें किसी भी, जैसे हमने कहा कि भाई हमारा बल्ब जो है वो 7 वॉट का है, 7 वॉट का बल्ब है। बेसिकली हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो 220 से 250 तक जाती है, इससे ऊपर सप्लाई नहीं जाती। नॉर्मल हमारा जो कनेक्शन रहते हैं वो इसी वोल्ट के ऊपर चल रहे होते हैं, 220 वोल्ट के ऊपर बेसिकली इंडिया में सेट किया गया है सब चीजों को। तो जितनी भी चीजें अप्लायंसेस हैं वो 220 वोल्ट के ऊपर चलते हैं। तो अगर उन्होंने कहा कि 7 वॉट का बल्ब है तो 220 तो अपने आप उसमें मान लो कि भैया 220 का तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो दे रही है, पावर ऑफ अथॉरिटी जो है, जो पावर कंजम्पशन को देख रही है, वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी भेज रही है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट है। तो 7 वोल्ट 7 वॉट 220 वोल्ट से आप इसका पावर निकाल सकते हो। समझ में आई बात? अभी भी नहीं आई? Yes. पावर रेटिंग आपने निकाल ली कि भैया 7 वॉट है, 220 वोल्ट है, हमारा पावर रेटिंग पता चल जाएगा। नो डाउट 100 वाट वाला ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, 7 वाट वाला कम पावर कंज्यूम करेगा। इसीलिए एलईडी बल्ब्स जो है वो आजकल कम पावर के बनते चले जा रहे हैं। चलिए, अगर आपको ये डेटा दिया हुआ है तो जल्दी से बताइए कितना रेजिस्टेंस होगा इस डेटा से। 100 और 220 वो। जी, तो आप अगर देखिए कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है, तो R इज इक्वल टू कितना होगा, R इज इक्वल टू होगा वी स्क्वायर बाई पी। वो पीछे थोड़ा सा गलत हो गया, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो अब यहां से निकालिए, वी स्क्वायर हुआ 250 का स्क्वायर अपॉन 100, इससे निकालिए। तो 250 निकालना है, तो मैंने 250 निकाला। 250 था ना, ये हम इस डेटा की बात कर रहे हैं, 250 से निकालिए। मुझे लगा 220। यस, देखो 250 इंटू 250 अपॉन 100, 100 से ये 2 जीरो गए, बचा कितना, 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625 ओम। आंसर आ गया, कितना सिंपल था। ठीक है, ठीक है। क्या आप इसी गिवन डेटा से हमें डायरेक्ट करंट बता सकते हैं? डायरेक्ट करंट कितनी होगी? हम अगर ये आर ना निकालते, ये आर ना निकाल के हम डायरेक्ट इससे करंट निकालते तो आप निकाल सकते थे इससे, इस वाले से P इज इक्वल टू वी आई से करंट निकाल सकते हैं। निकाल के दिखाइए जल्दी से, आई कितनी होगी, P अपॉन वी। आई निकाल के दिखाइए जल्दी से। यस सर। तो क्या निकला, 0.4 एम्पियर। ठीक है भाई, 0.4 एम्पियर। ठीक, तो देखिए डायरेक्ट हम, अगर ये हमें पावर दी हुई है, पावर रेटिंग से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। या तो आपके ये करंट चाहिए तो करंट निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस चाहिए रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, हमें पावर रेटिंग के ये फॉर्मूलाज पता है, हम इन फॉर्मूलाज का यूज करके हम पावर रेटिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, लिखिएगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, एन electric bulb is rated at 200 volt 100 watt ऐसे लिखा हुआ है किसी बल्ब पे। ठीक, फुल स्टॉप। अब क्वेश्चन शुरू होता है, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट
100 वॉट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसी में आगे एक और क्वेश्चन भी ऐड है, 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 5 आवर्स। ऐसे ऐसे कितने 5 बल्ब हैं, बर्न फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे तक ये बर्निंग होगी इनमें, यानी कि ये इससे ग्लो करेंगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, तो क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड। और कह रहे हैं कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इट इफ द रेट इज 50 पैसा पर यूनिट। कॉस्ट भी निकालना है, कॉस्ट को कैलकुलेट करना है अगर 50 पैसे पर यूनिट की बात हो रही है। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन एक बार फिर से बता दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पावर रेटिंग है किसी सर्किट में, पावर रेटिंग दी हुई है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की 200 वोल्ट 100 वॉट, और ऐसे ऐसे 5 बल्ब को हमने लगाया है, 5 घंटे तक जलाया है। बताओ कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कितना उसका पैसा लगेगा अगर पैसा हर यूनिट का 50 पैसा पर यूनिट के हिसाब से लगता है तो। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, बोलो भाई। तो इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है। सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस कितना होगा, फिर एनर्जी कंज्यूम और उसकी कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, चलिए शुरू करिए। देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकाल लेंगे इसका रेजिस्टेंस। जो इन्होंने कहा है पहले रेजिस्टेंस निकालिए, फिर एनर्जी कंज्यूम करना है, 5 बल्ब अगर लगे हुए हैं तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, रेजिस्टेंस निकाला, R इज इक्वल टू, तो है ही नहीं, आई तो है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला, V स्क्वायर बाई R वाला। ठीक, ये यही होगा ना, तो V स्क्वायर बाई R का फॉर्मूला लगाया, इस वाले फॉर्मूले से हमने देखा कि हमारे पास V कितना दिया हुआ है, ये है V 200 का स्क्वायर अपॉन 100, यही होगा 200 इंटू 200 अपॉन 100, कितना हुआ, 100 से तो ये कट गया, 400 ओम। ये तो हमारा हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सॉल्व, भैया हमें ये दो वैल्यूज दी हुई हैं, हमने दोनों की वैल्यूज रख दी। ये हमारी दी हुई है P, जहां वॉट लगा हुआ वहां P है, जहां वोल्ट लगा हुआ है वो V है, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक, ये तो हो गया रेजिस्टेंस। अब कह रहा है कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। भाई साहब आपको पता है, अभी हमने बताया एनर्जी जहां भी आएगा, एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, आपने कहा एनर्जी इज इक्वल टू हो गया वर्क डन। अब आपने कहा कि जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो कितनी होगी, तो एक बल्ब की पहले निकाल लेंगे। एक बल्ब की एनर्जी अगर पावर यहां से निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू टी हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगा दें हम, W इज इक्वल टू P इंटू टी, ये लगा सकते हैं। हमसे उन्होंने कहा पावर कितनी है 100 और टाइम कितना है 5 घंटे। ठीक, तो भैया कितनी हो जाएगा इसका एनर्जी कंजम्पशन एक बल्ब का, सिर्फ एक बल्ब की बात कर रहे हैं, 5 बल्ब की नहीं कर रहे हैं, एक बल्ब की, फॉर 1 बल्ब, एक बल्ब की कर रहे हैं। तो एक बल्ब की एनर्जी कितनी हो जाएगी 500 जूल। ठीक, 500 जूल एनर्जी एक बल्ब की होगी। ठीक, अब कह रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसे टोटल कितने बल्ब लगे हुए हैं, 5 बल्ब लगे हुए हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे तो हमें 5 के पांचों बल्ब की निकल आएगी। ठीक है, तो फॉर 5 बल्ब 25, फॉर 5 सच बल्ब
500 इंटू 5 इज इक्वल टू 2500 जूल। ये निकल आई हमारी एनर्जी। ठीक, ठीक है। अच्छा, ये जूल में होगी कि वॉट में होगी? P इंटू टी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी वॉट में, वॉट आर में, वॉट आर में, है ना। जूल में नहीं होगी, ये वॉट आर में होगी। ठीक, तो ये तो हो गई इतने वॉट आर। अगर इसे हम किलो में बदलें तो कितने किलो वॉट आर हुआ? 2.5 किलो वॉट आर। यही तो आएगा भाई, 1000 से डिवाइड कर देंगे तभी तो किलो वॉट आर में बदलेगा। ये नहीं समझ में? जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तभी तो, यदि वॉट आर में है, हमें किलो वॉट आर में निकालना है, तभी तो हम यूनिट निकाल पाएंगे। यूनिट निकालने के लिए हमें किलो वॉट आर की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या करा, इसे 1000 से डिवाइड कर दिया, हमारी आ गई 2.5 किलो वॉट आर। यानी कि हमारी यूनिट कितनी आई? 2.5 यूनिट आई। समझ में आई बात या नहीं? अब हमारी 2.5 यूनिट आई है, हर यूनिट कितने की है? 50 पैसे की है। तो भैया हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 2.5 इंटू 50 पैसे इज इक्वल टू, यही होगा ना? ये 50 पैसे है तो लगभग 12 रुपए के करीब आया आपको। फिर 12 क्यों? 1.25 के करीब आया। ये तो पैसे में है ना, तो ये तो इतने पैसे आए, तो 1.2। हाँ, तो 1.25 रुपए के करीब आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग जो हैं वो अगले क्लास में कर लेंगे। इससे रिलेटेड और बाकी सारे पूरे चैप्टर के कंपाइल करके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे अगले क्लास में। ये चैप्टर यहीं पे पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, ठीक है। अगले क्लास में आपको सारे के सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, सारे जैसे रेजिस्टेंस के हो गए, पावर रेटिंग के और क्वेश्चंस हो गए, जितने भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए, आज से क्लास यही वाइंड अप कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रही हो और आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा और वहां पे सर्च करना पड़ेगा बायोलॉजी बाय आसिम सर। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वर्कशीट्स और बहुत ढेर सारे टेस्ट, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो आप मुझे वहां टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लें और यहाँ भी सब्सक्राइब कर दें। हैव अ नाइस डे।